Very good morning to all of you. So students, today we are going to cover the next part of performance appraisal. First of all is elements of performance appraisal. How the performance appraisal process goes on. All this will be illustrated in this picture. First is you have to set up the performance objectives and goals for the employees. देन आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी की कॉम्पिटेंसीज मतलब कौन कौन से जो गोल्स हैं जो एम्प्लॉयज को अचीव करने पड़ेंगे. नेक्स्ट यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द गोल्स. आपको फिर मेजर करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज ने अपने गोल्स के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस अचीव की है या नहीं. मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट की कॉम्पिटेंसीज मीन्स जो जो बेसिक क्वालिटीज चाहिए या जो जो बेसिक रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट उन्होंने कंप्लीट किया है. फीडबैक ऑफ रिजल्ट, आप उसको उनको फीडबैक दोगे कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क थी या नहीं थी. देन यू हैव टू अमेंड टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. अगर लगता है कि परफॉर्मेंस उनकी अप टू मार्क नहीं आ रही तो हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा हाई गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हो, तो इस कारण आपको उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा. देन अगेन यू हैव टू सेट द performance goals and objective. So this is the whole process or the cycle for the performance appraisal. Next is characteristics of effective performance appraisal. First of all is the psychology, purpose and objective of the organization are clearly stated. जितनी देर हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं पता होंगे, हमें गोल्स के बारे में नहीं पता होगा, हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस नहीं कर सकते. द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आर आइडेंटिफाइड. एम्प्लॉयज को बताया जाना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और किस पर्पस के लिए चेक किया जाएगा वो भी पता होना चाहिए. जॉब डिस्क्रिप्शन आर रिटन. जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को पता हो कि उसकी जॉब से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और कोई कौन कौन सी ड्यूटीज उसे कंप्लीट करनी है. द अप्रेजल टूल यूज्ड इज suited टू पर्पस फॉर विच इट इज विल बी क्लियर इट विल बी यूटिलाइज्ड. अप्रेजल उस पर्पस के लिए किया जाए जो पर्पस के लिए परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है. इवेलुएटर्स आर ट्रेन. जो इवेलुएशन कर रहे हैं आपके जो परफॉर्मेंस को सीनियर्स चेक कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेन होने चाहिए. द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसीजर इज डेलिनेटेड, कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड. परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा प्रोसीजर एम्प्लॉयज को बताया जाएगा. प्लान्स फॉर पॉलिशिंग द अप्रेजल प्रोसीजर एंड इवेलुएटिंग अप्रेजल टूल्स आर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग. और जो भी परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाएगी उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा, कैसे आप अलग अलग टूल्स यूज करोगे परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या परफॉर्मेंस में जो भी चेंजेस चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब कुछ बताया जाएगा. परफॉर्मेंस अप्रेजल हैव टू द फुल सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के बगैर परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं किया जा सकता. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंसिडर टू बी फेयर और इट शुड बी फेयर एंड प्रोडक्टिव फॉर ऑल. नेक्स्ट इज ऑब्स्टेकल्स. अब क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं. फर्स्ट इज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट. अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं कर सकते. परफॉर्म नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ इवेलुएटर because performance appraisal demands too much of supervision efforts in terms of time, paperwork and periodic observation. कई बार जो सुपीरियर है बंदा वो ही मना कर सकता है कि मैंने अपनी सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करनी क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व है, पेपर वर्क इन्वॉल्व है. सुपरवाइजर्स डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द पर्पस एंड प्रोसीजर. या फिर सुपरवाइजर्स को पर्पस क्लियर नहीं होता कि किस कारण हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, तो भी वो रिजेस्ट करते हैं कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करना चाहते. सुपरवाइजर लैक स्किल इन परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक, या उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है अप्रेज करने के लिए. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट परसीव्ड एज बीइंग प्रोडक्टिव, या उनको लगता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोडक्टिव नहीं है, वेस्टफुल एक्टिविटी है. इवेलुएटर बायस्ड हो सकता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है. So these are the obstacles. Next is the important topic of the methods of appraising performance. This is very important topic and this question is being regularly asked in the examination. There are two types of performance appraisal methods, traditional method and modern methods. First of all, we will cover the traditional methods. First is essay appraisal method. Under this, the supervisor or the superior has to write a particular report, essay type report regarding the junior. So under this method, he can write any of his matter of his choice. तो आपने एक रिपोर्ट बनानी है किसी एम्प्लॉय के बेस पे, किसी सबॉर्डिनेट के बेस पे कि वो कैसा काम कर रहा है.
This is a free essay appraisal method. Next is straight ranking method. This is one of the oldest and simplest technique of performance appraisal. In this method, the appraiser rank the employees for the best to the poorest on the basis of performance. आपको रैंकिंग मेथड यूज करना है. जैसे एक एम्प्लॉय के पास मतलब वो पंक्चुअल है या नहीं, उसके बेस पे आप रैंक करोगे उसे, हाईली पंक्चुअल, नॉट पंक्चुअल. आपको रैंकिंग मेथड यूज करना है इसमें. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे क्राइटेरिया में देखिए, पार्टिसिपेट्स इन ऑनगोइंग एजुकेशनल एक्टिविटीज, इसमें आप रेटिंग कर सकते हो. अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो नंबर 1, अगर कभी कभी पार्टिसिपेट करता है तो नंबर 2, अगर नहीं पार्टिसिपेट करता है तो नंबर 3. तो इस मेथड में आप रेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं. Next is paired comparison, a better technique of comparison than the straight ranking method. This method compares each employee with all the others in the group. इसमें employees को compare किया जाता है, इन जो भी employees as a group काम कर रहे हैं, तो group में overall में हम सभी employees को compare कर सकते हैं. Next is checklist method. The rater is given a checklist of the description of behavior. इसमें पहले से ही predefined questions ask किए होंगे, like जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि वेदर द एम्प्लॉय इज पंक्चुअल while coming to the organization, yes or no. ठीक है, whether the employee is following the rules and regulations of the organization, yes or no. और उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपको उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो आंसर करना है. नेक्स्ट इज critical incidence method. In this method of performance appraisal, the evaluator rate the employee on the basis of critical events and how the employee behaved during these incidences. It means कि एक पर्टिकुलर या क्रिटिकल सिचुएशन में, जब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, उस टाइम में एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव था, नेगेटिव था, या उसके बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ, ये हम इस मेथड में स्टडी करते हैं. Next is field review. In this method, a senior member of the human resource department or training officer discusses and interviews the supervisors to evaluate and rate their respective subordinate. So इसमें क्या है कि HR डिपार्टमेंट का जो सीनियर मेंबर है वो सभी सुपरवाइजर्स की मीटिंग लेगा, जिसमें वो सुपरवाइजर्स से पूछेगा कि आपके अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं. उस हिसाब से उनकी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी. Next is graphic rating method. In this method, an employee's quality and quantity of work is assessed in a graph-like scale, indicating different degrees of a particular trait. For example, जैसे इसमें एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक जॉब नॉलेज को हम किसी भी लेवल पे शो कर सकते हैं, एवरेज, अबव एवरेज, आउटस्टैंडिंग, बिलो एवरेज. लाइक ठीक है, एक पर्टिकुलर फैक्टर हम ले लेते हैं और उस फैक्टर को हम रेट करते हैं, लाइक एवरेज है, गुड है, बिलो एवरेज है. Next is forced distribution method. To eliminate the element of biasness from the rater's rating, the evaluator is asked to distribute the employee in some fixed categories of rating like a normal distribution curve. The rater chooses the appropriate fit for the categories of his own discretion. So इसमें categories बना दी जाती है, good employees, average employees, बिलो एवरेज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस के हिसाब से. तो उस कैटेगरीज में उन्होंने रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के नाम डालने होते हैं, और कैटेगरी में किसी पर्सन का नाम डालना है जो सीनियर बंदे की चॉइस पे डाला जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न मेथड्स. फर्स्ट इज असेसमेंट सेंटर्स. An assessment center typically involves the use of methods like social and informal events, test, exercise, assignment being given to a group of employees to assess their competencies. Assessment method में हम उन्हें कोई challenging task दे सकते हैं employees को, और देखते हैं कि वो कैसे अपना task complete करते हैं, उसके बिहाफ पे हम उनकी performance को analyze कर सकते हैं. Next is behaviorally anchored rating scale. It is a relatively new technique which combines the graphic rating scale and critical incidence method. It consists of predetermined critical areas of job performance or set the behavior statement describing important job performance qualities as good or bad. In this method, an employee's actual job behavior is judged against the desired behavior by recording and comparing the behavior with bars. So इसमें क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि हर एक एम्प्लॉय को इस लेवल का, फॉर एग्जांपल एक टारगेट रखा हुआ है
ठीक है, सेल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि अगर वो टारगेट अचीव करते हैं देन दैट एम्प्लॉय इज गुड, हिज परफॉर्मेंस इज गुड। अगर वो अकॉर्डिंग टू बार्स, अकॉर्डिंग टू लेवल वो टारगेट नहीं अचीव कर रहा तो देन हिज परफॉर्मेंस इज नॉट एज पर द मार्क। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। Human resource are valuable assets for an organization. Human resource accounting method tries to find the relative worth of these assets in terms of money. So इसमें बेसिकली जज किया जाएगा कि जो आपका एम्प्लॉई है, जो ह्यूमन रिसोर्स है आपका, वो आपके लिए मनी टर्म्स में उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को और वो कितना बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है। दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर कॉस्ट कम पड़ रही है, बेनिफिट ज्यादा जनरेट करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, इट मीन्स दैट एम्प्लॉई इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज परफॉर्मेंस इज गुड। Next is 360-degree appraisal method. So it is one of the important method. According to 360-degree feedback, also known as the multi-rater feedback, it is the most comprehensive appraisal where the feedback about the employee performance comes from all the sources that comes in contact with the employee or his job. 360 डिग्री अप्रेजल में हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में सभी से पूछेंगे, जो जो बंदे उस एम्प्लॉय के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक उसके बॉस से पूछा जाएगा, उसके कस्टमर से पूछा जाएगा, पेयर्स मतलब जो उसके साथ काम करते हैं उनसे भी पूछा पूछा जाएगा। सबका फीडबैक लेने के बाद फिर उसके बारे में रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। इसमें सभी पर्सन्स का फीडबैक काउंट किया जाता है, इसलिए इसे 360 डिग्री फीडबैक बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली 4 इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। सेल्फ अप्रेजल, एम्प्लॉय के खुद के बारे में अप्रेजल, सुपीरियर का अप्रेजल, सबॉर्डिनेट का, पेयर जो उसके बिल्कुल साथ काम करते हैं उनका अप्रेजल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल, डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एम्प्लॉय का क्या ऑब्जेक्टिव होगा वो बताया जाएगा। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक किया जाएगा, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, फीडबैक बताया जाएगा एंड लास्ट में परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और उसके बेस पे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। अब एमबीओ टेक्निक में क्या क्या जरूरी है? शुड बी स्पेसिफिक, गोल्स जो हैं आपके वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, टाइम के साथ अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके बीच में वो गोल्स हमने अचीव करने हैं। नेक्स्ट इज एरर्स इन राइटिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? फर्स्ट इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट मीन्स जो स्टीरियोटाइप, जो एक इमेज बनी हुई है, हम एक जो सुपरवाइजर है उसको ये ध्यान रखना है कि वो अपनी पर्सनल इमेज के हिसाब से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट ना लिखे। वो अपनी पर्सनल इमेज के बजाय जो उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस है उसके बारे में उसकी रिपोर्ट जनरेट करे। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को हम अच्छी तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम शुड बी सिंपल। जो भी आपने मेथड अडॉप्ट करना है वो मेथड बहुत ही सिंपल होना चाहिए। द प्रोसीजर एंड यूजेस ऑफ द सिस्टम शुड बी अंडरस्टूड एंड एग्रीड ऑन बाय द लाइन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज बीइंग रेटेड। सबको वो प्रोसीजर पसंद आना चाहिए, मैनेजर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। फैक्टर्स टू बी रेटेड शुड बी मेजरेबल। जिन जिन फैक्टर्स के बेस पे आप उनको रेट कर रहे हो वो फैक्टर्स मेजरेबल होने चाहिए। रेटर शुड अंडरस्टैंड द पर्पस एंड द नेचर ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू। और जो रेट कर रहा है, जो बंदा रेटर है, उसको पता होना चाहिए कि मैं जो जिस पर्पस के लिए रेटिंग कर रहा हूँ वो पर्पस अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। It is about appraisal. It is factual. It should be fair. It describes the whole period. It describes the whole job. And it has no surprises. मतलब बाद में किसी को ये ना लगे कि ये एम्प्लॉय जो है वो इतना कैपेबल नहीं है और उसके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे दी गई। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेनिफिट टू इंडिविजुअल। एज अ इंडिविजुअल क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल। एम्प्लॉय को समझ आ जाता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ड्यूटीज हैं, क्या रोल है। अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियरली हाउ एंड वेयर दे फिट। ऑर्गेनाइजेशन में वो कहाँ पे फिट होते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ परफॉर्मेंस इज असेस्ड, कैसे उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। गेटिंग एन इनसाइट, इम्प्रूविंग
अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्ट्रेंथ, एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस है और कहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेनिफिट्स टू लाइन मैनेजर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अपॉर्चुनिटीज टू हेयर एंड एक्सचेंज देयर व्यूज एंड ओपिनियंस, वो एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल डिफिकल्टीज और वीकनेस, एम्प्लॉयज की वीकनेस को चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, उन्हें पता चल जाता है कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। प्लान फॉर एंड सेट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट पीरियड के ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सकते हैं, एम्प्लॉयज को वो बता सकते हैं कि कहाँ पे उन्हें अपने वर्कआउट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ पे उन्हें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है? स्ट्रक्चर्ड मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग पोटेंशियल, इससे हमें पता चल जाता है विच एम्प्लॉय इज मोर वैल्यूएबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंफॉर्मेशन ऑन विच बेसिस, आपकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेस पे आप आगे उनको प्रमोट करते हो टू हायर पोजीशन या उन्हें मोटिवेशन देते हो, वो पता चल जाता है। एंड एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू सक्सेशन प्लानिंग, फ्यूचर में कौन सा एम्प्लॉय आगे आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो या ऊपर हायर पोजीशन पर लेकर जा सकते हो, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। So this was the whole topic for today. Next time we will cover the new topic. Thank you.